हेलो दोस्तों, आज बहुत सुंदर दिन है कि खास करके हमने कई देर से इंतज़ार कर रहा था कुछ बातों के लिए कि हमारे बीच में बच्चों के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए और रेस्पेक्टेबल डॉक्टर प्रीति गुप्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं। क्राइस्ट स्टूडियो में हमारे साथ आज बात करेंगे, साथ साथ में और प्राइवेट सर हमारे बीच में होंगे और ये दोनों को मैं स्वागत करता हूँ और खास करके डॉक्टर प्रीति गुप्ता को हृदय के गहराई से क्राइस्ट चर्च स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति गुप्ता है। प्रेजेंटली मैं एज ए स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स काम कर रही हूँ ESIC हॉस्पिटल, जो कि बड़ी ब्राह्मणा में जम्मू में लोकेटेड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है और मैं एज ए पीडियाट्रिशियन मीनिंग एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट वहाँ पे काम कर रही हूँ। मैम, कैसे आप मेडिकल फील्ड में आए और आपने एज ए पीडियाट्रिशियन ही क्यों चुना, जब से और ज़्यादा और फील्ड्स भी थे, जैसे मेडिसिन चुन सकते थे, सर्जरी चुन सकते थे, और आपने पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट क्यों चुना मैम? अगर मैं बताऊं तो जैसे हमारी मेडिकल साइंसेस में हर एक ब्रांच का, हर एक फील्ड का अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है, बट पीडियाट्रिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जो राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न टिल 18 इयर्स ऑफ एज जो है उसको केटर करता है। तो जब आप एक बच्चे को देखते हैं फ्रॉम न्यूबॉर्न स्टेज टिल 18 इयर्स ऑफ लाइफ टिल एडल्ट एज, जब आप उसको ग्रो करते हुए देखते हैं, ठीक है, जब आप उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, उसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं, इसके अलावा उसको अगर इस स्टेज में किसी भी स्टेज में लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और हम उसको केटर करते हैं, हम उसको ठीक करते हैं, तो वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है और जो बच्चे के चेहरे की स्माइल है और पेरेंट्स के चेहरे की जो खुशी है, वो जो है उसका कोई मैच ही नहीं है, उसका कोई उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो इसीलिए मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो पीडियाट्रिक्स ही थी। मैम, आप बताएंगे कि आपने MBBS कहाँ से की और MD आपने कहाँ से की? मेरी MBBS जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से की हुई है और इवन जो मैंने अपनी स्पेशलिटी की है MD पीडियाट्रिक्स, वो भी मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से ही की है। उसके बाद मैंने जो हमारी ट्रेनिंग होती है जिसको सीनियर रेजिडेंसी कहते हैं, वो मैंने कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से की है। और उसके बाद मैं एज कंसल्टेंट लगभग 7 साल मैंने एज कंसल्टेंट फॉलोड बाय सीनियर कंसल्टेंट मैंने श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल को दिए हैं। अभी आप प्रेजेंटली मैं लास्ट 2.5 ईयर से एज ए स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स ESIC में सर्व कर रही हूँ। ओके। तो मैम, हम कुछ बच्चों के बारे में इशू डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जो इशू आ रहा है बच्चों में वो आ रहा है स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीन टाइम, बच्चे ज़्यादा, आप इसको मोबाइल एडिक्शन भी बोल सकते हैं बच्चों में। तो ये मैम स्क्रीनिंग टाइम क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे मैम? हाँ जी, ज़रूर। स्क्रीन टाइम अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी एलैबोरेटिव टर्म है। इसको सिर्फ मोबाइल के यूजेज तक हम सीमित नहीं बोलेंगे। स्क्रीन टाइम जो है एक कलेक्टिव वो है, टर्मिनोलॉजी है, मतलब खाली मोबाइल के यूजेज पे डिपेंडेंट नहीं है। जितना भी बच्चा जो है एक पूरे दिन में स्क्रीन को डेडिकेट कर रहा है, चाहे वो टीवी की फॉर्म में है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की फॉर्म में है, चाहे वो टैब की फॉर्म में है, या इवन जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स घर में पड़े होते हैं उसकी फॉर्म में है, इन सबको मिला के जो एक दिन में वो अपना टाइम स्क्रीन को डेडिकेट करता है उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कलेक्टिवली तो ये बहुत ज़्यादा तरह तरह के गैजेट्स हो गए जिससे बच्चा जो है हमारा एक्सपोज्ड है। तो मैम, इसके जैसे बच्चा मोबाइल देख रहा है तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जैसे हमारी आँखों में, आइज़ में क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ब्रेन में, हार्ट में, और बच्चे के बिहेवियर में मैम क्या चेंजेस आ सकते हैं अगर वो लॉन्ग टाइम देखता है? जैसे स्क्रीन जो है, जैसे ये जो गैजेट्स जो हैं, जितने भी मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इसके बहुत सारे फ़ायदे तो हैं ही हैं,
बट अगर हम इनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर इनको हम सुपरवाइज नहीं करेंगे, अगर उस पर ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो उसके जो नुकसान हैं वो कहीं ज़्यादा है अगर उसके फ़ायदे के साथ अगर हम कंपेयर करें। जैसे अगर बच्चा जब स्क्रीन पे कंटिन्यूटी में बैठा रहता है, मोबाइल फ़ोन देखता है, तो उसकी जो एक्टिविटी होती है, फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, उसकी आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रह रही है। जो टाइम उसने फिज़िकल एक्टिविटी में देना था वो सारा टाइम वो अब अपने सीडेंट्री उसमें दे रहा है, वो बैठ के ही सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मोटापा, वेट गेन जो है बच्चे का बढ़ते जा रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है और बैठ के वो सब कुछ कर रहा है, सारा टकटकी लगा के अपने फ़ोन को या टीवी को देखी जा रहा है। तो उससे ओबेसिटी के जो चांसेस है, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में मोटापा बोलते हैं, उसके जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ओबेसिटी के, मोटापे के अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है बॉडी पे, जैसे कि वो हमारे दिल पे असर करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है। बच्चों में अर्ली ऑनसेट हो रहा है डायबिटीज़ का, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में शुगर की बीमारी बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी वो शुगर की बीमारी बच्चों में स्टार्ट हो जाएगी, उतनी जल्दी उनके बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपको पता ही है, जो डायबिटीज़ है वो हमारी आंखों पे भी असर करता है, हमारे ब्लड प्रेशर पे भी असर करता है, लगभग हमारे शरीर के हर अंग पे असर करता है, हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, सब पे असर करता है। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको मतलब बुढ़ापे से पहले ही, मतलब लेटर एज से पहले ही उसको बचपन में ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नुकसान तो इसका यही है कि अर्ली ऑनसेट ऑफ ओबेसिटी हो रहा है, अर्ली ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी, अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ मतलब शुगर की बीमारी, इसका सब चीज़ों का अर्ली ऑनसेट हो रहा है। इसके अलावा जैसे आपने मुझसे पूछा कि आइज़ पे क्या असर हो रहा है, तो जब बच्चा किसी भी गैजेट को, मोबाइल फ़ोन या टैब को एक टकटकी लगा के देखता है ना, तो उसकी जो ब्लिंकिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, वो इतना नंबर ऑफ ब्लिंक्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जो हम आई ब्लिंकिंग कर रहे हैं वो कम हो रहे हैं, उससे उसकी आइज़ में ड्राइनेस रहती है, इससे उसको हेडेक होती है, सरदर्द रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मल बच्चा जैसे फील करता है ना कि आइज़ में कुछ ना कुछ उसकी डिस्टर्बेंस, कि वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी आइज़ के साथ। ठीक है, आइज़ का डिस्कम्फर्ट रहता है। दूसरा, उसकी जो ये आई साइट है, जिसको हम विजन बोलते हैं, विजुअल एक्यूटी या रिफ्रैक्शन, वो अफेक्ट हो जाती है, तो उसको जल्दी से कम उम्र में ही उसको चश्मा लग जाएगा। ठीक है, तो आइज़ पे भी वो हमारी असर करता है। इसके अलावा जो बच्चा है, बच्चे का बिहेवियर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। बिकॉज़ हम लोग यूजुअली एज ए पेरेंट बच्चे हमारे मोबाइल तो देखते हैं, बट वो क्या उसमें कंटेंट देख रहे हैं, क्या वो ऐसी गेम्स देख रहे हैं जिसमें बच्चा जो है वो एग्रेसिव गेम्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसी गेम्स देखते हैं जिसमें शूटिंग चल रही है, वो एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, गन्स का यूज़ हो रहा है, तो इन सब से बच्चे का जो बिहेवियर है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, वो बहुत जल्दी लड़ना स्टार्ट कर देगा अपने पीयर ग्रुप के साथ, जो अपने हम उम्र के बच्चे हैं उनसे से ज़्यादा वो लड़ाई करेगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। इसके अलावा उनमें अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, मतलब वो किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप उनको पढ़ाने के लिए बिठाएंगे घर पे, तो पहले वो थोड़ा सा करेंगे, फिर उठ के कोई और काम करेंगे, फिर उठ के कोई और एक्टिविटी करेंगे, उनका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये बिहेवियर को भी अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप टीनेज ग्रुप में देखें, जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, जो 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनका जो मोबाइल से एक्सपोजर है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उनको वो एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी उनको जो पीयर प्रेशर है कि नहीं, मैंने आज ये फ़ोटो डाली अपनी फेसबुक पे, मैंने आज इस पे कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, तो वो जो वो प्रेशर है, वो पीयर प्रेशर और वो जो स्ट्रेस है, उसको हैंडल करना उसको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी ये स्क्रीन टाइम की वजह से ही हो रही हैं।
क्या मैम इससे मोबाइल से कोई रेडिएशन भी निकलती है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है? ये खाली हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, हमारी जो आईज हैं उस पे भी अफेक्ट करती हैं Okay. और इवन हमारी स्लीप को भी अफेक्ट करती हैं। ओके, जैसे जो जितनी भी स्क्रीन्स हैं उसमें से एक ब्लू लाइट इमिट होती यस है, यस ठीक है, यस, जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। इन टर्म्स की हमारे ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, एक तत्व, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको मेलेटोनिन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जितना हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम देंगे उतना जो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होती है, वो कम हो जाती है। जो मेलेटोनिन है वो हमारी स्लीप में हेल्प करता है, मतलब हमारे सोने में हेल्प करता है। तो अगर ज़्यादा फ़ोन देखेंगे, ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहेगा तो बच्चे की जो स्लीप है वो भी अफेक्ट हो जाती है। हाँ जी, तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि स्पेशली जब सोने का टाइम होता है, ठीक है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं सोने के टाइम पे उनको टीवी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 घंटा पहले टीवी उसका बंद कर देना चाहिए ताकि उसकी स्लीप अफेक्ट ना हो, उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, फिर मैम क्या फिर हम बच्चों को बिल्कुल ही मोबाइल देखना बंद कर दें, या कुछ रिकमेंडेशन है कि इतना चਿਰ वो देख सकते हैं मोबाइल, ऐसा कुछ रिकमेंडेशंस हैं मैम? यस, डेफिनेटली। जो हमारी जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं, जो हमारी स्पेशलिटी की जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई है कि कितनी उम्र के बच्चों में कितना स्क्रीन टाइम अलाउड है, ठीक है। जैसे अगर बच्चा जो है वो 2 साल से छोटा है तो 0 स्क्रीन टाइम है, उसे बिल्कुल नहीं दिखाना, बिल्कुल फोन दिखाना जैसे ही बेबी नहीं शावर है। वगैरह लगा देते हैं तो ये बिल्कुल मना ही है, मना ही 2 है। साल से नीचे स्क्रीन का एक्सपोजर जो है वो बिल्कुल 0 है रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली। सिर्फ ओकेजनल यूज़ आप कर सकते हो जब सपोज किसी, जैसे कोई बच्चा है उसका 2 साल से छोटा, उसके पेरेंट, उनमें से कोई एक पेरेंट में भी फादर जो है वो बाहर रहते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स बाहर रहते हैं, तो कभी उनको उस पर उनको वीडियो कॉल से उनसे इंटरेक्ट करना है, बात तो वो नहीं कर पाएगा लेकिन इंटरेक्ट करना है, तो ओकेजनल स्क्रीन जो है वो अलाउड है, ठीक है। तो 2 साल से पीछे रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली स्क्रीन टाइम इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो दिन के 1 घंटे से ज़्यादा नहीं है। दिन में 1 घंटे, तो वो और कुछ वो जो इंटरवल्स में भी नहीं कर सकते? वो जो 1 घंटा है वो भी, उसको भी ऐसे कंटिन्यूटी में आपको दिन में पूरा ऐसे नहीं कि 1 घंटे में ही पूरा स्क्रीन दिखा देना है, वो भी आपने डिवाइडेड इंटरवल्स में देना है। जैसे 20 मिनट के स्लॉट में, जैसे 20 मिनट उसने कुछ देख लिया, फिर 20 मिनट कुछ ऐसे देख के, तो 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन उसको नहीं दिखानी है। उसमें भी जो आपने उसको स्क्रीन दिखानी है वो एजुकेशनल होनी चाहिए, ठीक है, रिक्रिएशनल नहीं होनी चाहिए कि वो अपने उसके लिए कि मज़े के लिए देख रहा है, वो नहीं होना चाहिए, उसको एजुकेट करने के लिए होना चाहिए बच्चे को, ठीक है। और 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 5 साल से 10 साल की जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती है कि 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए स्क्रीन टाइम। और जो 10 साल के बियॉन्ड वाले बच्चे हैं उनमें भी जो रिकमेंडेशन है वो 2 साल ही बोलती है, लेकिन जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है हमारी, जो कि पढ़ाई में है, जो बच्चे हैं जो कि 14-15 साल, 17-18 साल के, जिनकी कुछ असाइनमेंट्स हैं, जो जिनको स्कूल एक्टिविटीज़ है, जिनमें उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम की ज़रूरत है, उसमें हम थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन कर सकते हैं। लैपटॉप पे किसी ने असाइनमेंट बनानी है तो वो तो लैपटॉप पे उसमें थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, बट जो वो स्क्रीन की यूटिलाइजेशन है, वो जो स्क्रीन में वो काम कर रहा है वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए, कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो स्क्रीन में बच्चा क्या देख रहा है, क्या कंटेंट देख रहा है, क्या कर रहा है। तो मैम, तो जब जैसे फिर सुपरविजन में ही जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं, ठीक है, जैसे मदर हो गई तो किचन में काम कर रही है तो बच्चों को दे देते हैं मोबाइल, लो जी ये मोबाइल देखो आप, तो फिर ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मैम? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, जो एज के अकॉर्डिंगली जैसे जो नियम और कायदे कानून तो नहीं बोलूँगी, जो कायदे नियम बनाए गए हैं वो यही है कि एज के अकॉर्डिंगली 2 साल से नीचे बिल्कुल भी नहीं, 2 से 5 साल 1 घंटा, ठीक है, 5 से 10 साल 2 घंटे, 10 साल के ऊपर भी 2 घंटे ही। लेकिन पेरेंट्स को एज ए पेरेंट आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो भी कंटेंट उसमें देख रहा है वो एजुकेशन रिलेटेड ही है, ठीक है, वो उसको एजुकेट करने के लिए है, कुछ सिखाने के लिए है, ना कि रिक्रिएशन, ना कि उसकी एंटरटेनमेंट के लिए है।
ओके मैम, इसमें टीवी भी आ गया, टीवी भी हम इंक्लूड सब- करते हैं, सब सब कुछ कुछ, आ गया, हाँ। टीवी भी ऐसे टीवी नहीं भी- मोबाइल का बताया आपने, नहीं। टीवी भी, इसमें टीवी भी आ स्क्रीन गया। टाइम मैंने ओके। आपको शुरुआत में ही बता दिया कि वो एक ओके। कलेक्टिव टर्म है। ओके ओके, स्क्रीन टाइम इसमें में टीवी, टीवी, मोबाइल मोबाइल, और टैब टैब सारा कुछ आ गया सबका इसमें। टाइम मिला के जो ओके। कलेक्टिव टाइम है वो स्क्रीन टाइम ओके, है। वो स्क्रीन टाइम, ठीक है। ओके ओके। तो मैम पेरेंट्स का क्या इसमें मैम योगदान है कि अपने बच्चों को कैसे वो रोकें, या फिर आप इसके सबसे बारे में जैसे मतलब पर पेरेंट्स का को क्या तो, रोल है हाँ, मैम इसमें? पेरेंट्स को सबसे पहले तो एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ओके। जैसे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि उनको भी अपना एक मी टाइम चाहिए कि मुझे तो अब मैं तो अब काम करके आई हूँ या काम करके आया हूँ, अब मुझे भी चाहिए कि मैं थोड़ी देर अब फ़ोन देख लूँ, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ। Yes, ma'am. तो ये पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि वो एक रोल मॉडल बने। ओके, ठीक है, वो पहले अपना जो स्क्रीन है उसका टाइम जो है उसको कम करें। ओके, ठीक है, हम क्या करते हैं कि अच्छा जी अब तो मैंने टीवी ये देखना है, फ़ोन देखना है, Yes, तो ma'am. बच्चे को भी एक फ़ोन पकड़ा देती हूँ कि वो थोड़ा बिजी हो जाए, या मैंने किचन में काम करना है तो बच्चे को फ़ोन पकड़ा देती हूँ ताकि वो बिजी हो जाए। ओके, ठीक है, तो ये सब जो है ये हमने मिनिमाइज करना है। पेरेंट्स को चाहिए कि अगर आपने बच्चे को किसी एक्टिविटी में एंगेज करना है ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, तो उसके लिए आपने उसको वैसे वाले टॉयज़ देने हैं जो उसकी एज अप्रोप्रिएट हो, उसकी उम्र के अनुसार कोई टॉयज़ दे दो जिससे उसको एक तो रिक्रिएशन भी मिले, वो खेले भी उनसे और वो सीखे भी उनसे। ओके, ठीक है, उनको प्ले वे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करो। ये नहीं कि बच्चा ज़िद कर रहा है कि मुझे फ़ोन देखना है या रो रहा है तो उसको शांत करने के लिए, उसको काम करने के लिए हम फ़ोन दे देते हैं, अच्छा तू देख ले, तू गेम देख ले, तू ये कर ले। तो ये सब जो है वो उसको मिनिमाइज़ करना है हमें। और हमारे बच्चे जो भी, अगर हम उनको स्क्रीन टाइम अलाउ कर रहे हैं तो वो जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो शेयर्ड बेसिस पे आप देखिए। ये नहीं कि आपका बच्चा देख ही जा रहा है, मतलब आपको पता ही नहीं वो क्या देख रहा है, आपको खुद बैठ के उसके साथ देखना है कि वो क्या देख रहा है, ओके, उसको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है क्या, उसकी जो क्योंकि फ़ोन से हमने देखा कि बड़े सारे बच्चे बड़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कलर्स सीखते हैं, शेप्स सीखते Yes, हैं। ठीक है, उसके बड़े सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन ये सब जो है वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए। ओके। ठीक है। और मैम जैसे आजकल स्कूलों में भी ट्रेंड चला हुआ है, जैसे कोविड से ट्रेंड चल पड़ा था कि ऑनलाइन क्लासेस, तो इसके बारे में आप क्या गाइडलाइंस हैं और क्या रिकमेंडेशंस हैं? जहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस का संबंध है तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारी जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, ओके, ठीक है, प्री प्राइमरी मींस जो नर्सरी, किंडरगार्टन जो Okay. है उनके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस है, हर एक एज ग्रुप का, हर एक क्लासेस का जो है वो टाइम स्केड्यूल, स्क्रीन टाइम जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो प्री प्राइमरी और किंडरगार्टन के लिए एक दिन में 30 मिनट से ज़्यादा क्लास अलाउड नहीं है। नहीं है अलाउड। हाँ, ओके, तो एक दिन में आप सिर्फ 30 मिनट्स के लिए उनसे इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशन जो है वो आप दे सकते हो। तो ये गाइडलाइन कहाँ से दी हुई है मैम? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट क्रिएट इंडिया की हुई है। क्रिएट हाँ की हुई है, जी, ओके, जो कि प्रगेता गाइडलाइन के नाम से जानी जाती हैं। तो ये प्रगेता गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो प्री प्राइमरी है, मतलब नर्सरी और किंडरगार्टन, उसका जो ऑनलाइन टाइम, स्क्रीन टाइम जो अलाउड है वो 30 मिनट्स पर डे है। और देन उसके बाद जो फर्स्ट से लेके जो 8th स्टैंडर्ड तक है, ओके, ठीक है, फर्स्ट टू 8th फर्स्ट टू 8, उनका अलग स्क्रीन टाइम है, और 9th टू 12th जो है उनका अलग स्क्रीन टाइम है। जो फर्स्ट टू 8th वाले बच्चे जो हैं उनके भी 2 ही क्लासेस अलाउड हैं। ठीक है, 2 ही क्लासेस, और एक क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो 9th से 12th तक के बच्चे हैं, बिकॉज उनका करिकुलम वैसा होता है, तो उनका जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली उनकी 4 क्लासेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और एक सेशन जो है, क्लास सेशन जो है वो 30 टू 45 मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, सो दैट उनका जो ऑनलाइन एक्सपोजर है, ऑनलाइन स्क्रीन एक्सपोजर जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, साइमल्टेनियसली उनकी जो स्टडीज़ है, उनकी जो पढ़ाई है वो भी इफेक्ट ना हो। और ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तभी कंडक्ट करनी है अगर हमारा जो देश है, हमारी कंट्री जो है, नॉट जस्ट कंट्री,
किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या किसी रीजन में कोई डिजास्टर है, जैसे Okay. आपने देखा कोविड वाज वन ऑफ द डिजास्टर yes. जो कि एक इंटरनेशनल डिजास्टर था। अभी आप थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली इन जम्मू रीजन, Yes, जब yes. हमारे यहाँ पे फ्लड आ गया Flood था, आ गया, yes, ठीक है। yes, तो sir. कोई ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटी Natural हो रही calamity, है या okay. कोई डिजास्टर हो रहा है जिसमें बच्चे जो है वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते, स्कूल ऑफलाइन क्लासेस नहीं कंडक्ट कर सकता, सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। उसमें भी लिमिटेड, जैसे मैंने जैसे आपको आपने टाइम बताया बताया, वैसे उतना ही लिमिट में यूज कर उतने सकते हैं। लिमिट में अलाउड है। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे आजकल जंक फूड का बहुत ट्रेंड चल रहा है, जंक फूड, फास्ट फूड और ये एनर्जिक ड्रिंक्स और पैक्ड फूड, इसके बारे में मैम आप बताएंगे कुछ? ये अगेन जंक फूड जो है, जैसे मतलब हम कॉमन लैंग्वेज में फास्ट फूड बोलते हैं, बट फास्ट फूड बड़ी एक छोटी सी टर्म है, यस मैम। ठीक है। जंक फूड जो है वो बड़ी एक इलेबोरेटिव टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ ये फास्ट फूड ही नहीं आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हमारे ये स्वीटन जूसेस हो गए, स्वीटन बेवरेजेस हो गए, ठीक यस है, मैम। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, ठीक है, ये सब जंक फूड में इंक्लूड होता है, ठीक है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे मैदा हो गया, यस मैम। ठीक है, और मैदे से बनी चीज़ें जैसे बर्गर हो गए, पिज़्ज़ास हो गए, उसमें डलता जो चीज़ डलता है वो Yes, भी ma'am. अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड का मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज़ में बनता है, जो सीरीज़ ऑफ जिसमें बड़े सारे उनको प्रोसेसेस से Process में पास चला। होता है, Yes, ma'am. इतने सारे उसमें केमिकल्स डलते हैं, इतने सारे केमिकल चेंजेस होते हैं और एक फाइनल चीज़ बनती है जो फिर अल्टीमेटली खाने के लिए यूज़ होती है। तो आप सोचिए, जो चीज़ खेतों की जगह जो चीज़ इंडस्ट्रीज़ में बन रही है, जिसको इतने सारे प्रोसेसेस से, Process इतने में सारे चलना। केमिकल Yes, चेंजेस से yes. गुजरना पड़ रहा है, तो वो आपके शरीर के लिए कितनी ही हेल्दी होएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी फूड प्रोडक्ट जिसमें जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट के लिए, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए जो हमारे इम्पॉर्टेंट तत्व जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, Okay. ठीक है, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जो Calcium हो हमारी गया। हाँ, हाँ। मिनरल्स, हर प्रकार के मिनरल्स जो हैं जो हमारी Okay. ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है अगर किसी फूड में लैक करती हैं, किसी फूड में या तो है ही नहीं है या फिर वो नाम मात्र की हैं, और वो चीज़ें जो हमारी शरीर के लिए हार्मफुल है, जैसे कि फैट्स हो गए, वो भी वैसे वाले फैट्स जो हमारी बॉडी पचा नहीं सकती है इजीली, ठीक है, जैसे सैचुरेटेड फैट्स हो गए जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, या फिर सॉल्ट कंटेंट हो गया या शुगर कंटेंट हो गया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर ये वाली चीज़ें जो है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल चीज़ें, उसका जो लेवल है किसी फूड में वो ज़्यादा है, और जो चीज़ें हमारी शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है वो बिल्कुल ही नाम मात्र की है या बिल्कुल एब्सेंट है या ज़ीरो है उसमें, तो ये सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये सारे जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। मैम इससे बच्चे की हेल्थ पे क्या इफेक्ट क्या होता है मैम? जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रकार एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ओबेसिटी होती है, उसी तरह जंक फूड खाने से भी ओबेसिटी होती है। और Okay. जैसे अगर ओबेसिटी मतलब मोटापा, अगर मोटापा हो रहा है तो उसके अपने फिर Side फर्दर effect साइड है। इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे शरीर अपने आपके हार्ट पे असर हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, आपकी किडनीज पे असर हो रहा है, आपको जल्दी उसका मधुमेह का या डायबिटीज़ का ऑनसेट हो रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारे जंक फूड से ही रिलेटेड है। इसके अलावा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो है, ठीक है, इसके अलावा जैसे बिकॉज़ ये सारे जो जंक फूड है, ठीक है, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं, Okay, ठीक है। कैंसर भी होता है? हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे, बिकॉज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं जिनमें एडिशनल एडिटिव्स, उनको कलरिंग एजेंट्स जैसे रंग देने के लिए कोई अच्छा। एजेंट डाला जा रहा है, किसी Okay. फूड को प्रिजर्व करने के लिए कोई एजेंट डाला जा रहा है, तो दे कैन बी कैंसर कॉजिंग, उनसे कैंसर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, नॉट सिर्फ बच्चे ही नहीं, इवन एडल्ट्स जो हैं वो भी किसी भी इन ये जो प्रोसेस्ड एजेंट्स जो उनमें ऐड किए जा रहे हैं उसको एलर्जिक हो सकते हैं, ठीक है। Okay. तो अलग अलग प्रकार की एलर्जी, अलग अलग प्रकार के कैंसर्स, ओबेसिटी, ये सब जो है वो
इस जंक फूड से होता है। तो आपकी ओपीडी में ऐसे बच्चे आते हैं जिनको अर्ली एज में डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन? मैं आपको बताती हूँ, जब मतलब अभी पास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब पिछले 10 सालों में, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं हमारी मेडिकल साइंसेस में, अगर हम उनका डाटा देखें तो पिछले 10 सालों में जो मोटापे का इंसिडेंस है, ठीक है, वो Okay. 10 गुना बढ़ा है। ओके, 10 गुना? हाँ, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंसेस है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। आजकल अगर हम जो मेरी ओपीडी में जो बच्चे आते हैं, पहले जब ये सब जंक फूड का प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैलनरिश्ड बच्चे जो थे, मतलब कुपोषण के जो बच्चे थे, कुपोषण। उनका वो हमारी ओपीडी में ज़्यादा पाए जाते थे। लेकिन आजकल उसका उल्टा हो रहा है। आजकल हमारे ओपीडी में कुपोषण कम और जो मोटापा है, मोटापे से ग्रस्त बच्चे जो हैं, जो जंक फूड से अफेक्टेड जो बच्चे हैं, उनका इंसिडेंस जो है, उनका जो ओपीडी प्रेजेंस है, वो बढ़ गया है। तो मैम इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? वो जंक फूड खाने से कैसे बच्चों को रोकें मैम? सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही रोल मॉडल बनना है फिर से। ओके, पेरेंट्स को भी जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल, आपने सबसे पहले तो अपना जो ईटिंग हैबिट्स है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि बच्चे को भी और खुद भी घर में जो होल फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन आप बढ़ाएं, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, सब्जियां, ये सब आपने जो है, दूध हो गया, पनीर हो गया, दूध की बनी चीज़ें हो गई, इनका जो सेवन है उसको आपने बढ़ाना है। और जंक फूड जो है उसका जो यूज़ है उसको मिनिमाइज़ करना है। आप अगर बहुत ही, जैसे कुछ वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में आप हफ्ते में कभी एक आध बार आप एक स्मॉल पोर्शन आप बच्चे को दे सकते हैं। बट आइडियली तो हम यही बोलेंगे कि आप जितना बच्चे को जंक फूड से दूर रखें उतना अच्छा है। स्पेशली जो स्वीटेंड वो होते हैं बेवरेजेस, मतलब जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई। इसके अलावा आजकल एनर्जी ड्रिंक्स, हाँ, आजकल जो हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, मतलब जो ये हमारे यंग बच्चे हैं, जो यूथ है हमारे कंट्री का, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि वो एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसका सेवन कर रहे हैं। यस मैम, एक इंसिडेंस भी है, मैंने देखा था, मैंने पढ़ा था कि एक बच्चा सुबह शाम एनर्जी ड्रिंक ले रहा था और सडनली वो कोलैप्स हो गया मैम स्कूल में, और जब उसका बीपी चेक किया गया तो 150-110 बीपी था मैम उसका। तो डेफिनेटली आप जैसे जो ये जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं उसमें कैफीन जो है, कैफीन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब आप इन कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स का, ऐसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स का सेवन जो है, जब आप उसको बढ़ा लेते हो, तो कैफीन क्या करती है, कैफीन हमारे शरीर में हमारे हार्ट को अफेक्ट करती है, ठीक है, जो हमारे हार्ट की नॉर्मल रिदम जो है उसको बढ़ा देती है। तो उससे जो हमारा हार्ट का रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, दिल के धड़कना बढ़ जाएगा, उसी से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ जाएगा। जब हार्ट की रिदम ही डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इट्स डेफिनेट कि ऐसे बच्चे जो हैं वो आपके पास लैंड करेंगे इमरजेंसी में, या तो कोलैप्स करके, ठीक है, बिकॉज उनके हार्ट में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स है उसका जो सेवन है उसको आप बिल्कुल डिस्करेज करें, आप बिल्कुल उनको इसके लिए रोकें। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा अभी आपसे कि अभी बच्चों को स्ट्रेस बहुत हो जाता है मैम, क्या बच्चों को स्ट्रेस होता है? इसके बारे में आप बताएंगे कुछ मैम? डेफिनेटली आप और कैसे हम, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसके क्या साइन सिम्टम्स होंगे मैडम? उसके यानी कहने का मतलब उसके लक्षण क्या होंगे मैम? आप कभी भी जब भी अपने बच्चे को देखेंगे कि उसमें बिहेवियर रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या तो बच्चा जो है वो बिल्कुल ही चुपचाप सेग्रीगेटेड रह रहा है, आपके साथ सोशली इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, या आप किसी उस पे जा रहे हो, सोशल गैदरिंग में कहीं बाहर जा रहे हैं, वो अपने आप को सोशली
एंगेज नहीं कर रहा है, किसी से भी बात नहीं कर रहा है, या उसका उल्टा हो रहा है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बात बात पे आपसे चिढ़ रहा है, बात बात से आपसे लड़ रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, हर चीज़ में वो एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो ये सारे जो साइंस हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये बच्चे को ये दर्शाते हैं कि बच्चा आपका जो है वो स्ट्रेस में है। ये स्ट्रेस मैम पढ़ाई का भी हो सकता है? सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है, आजकल के बच्चों को मैं आपको इलैबोरेटिव वे में बताऊँ तो हर फील्ड में बच्चा आजकल स्ट्रेस फील करता है। सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रेस नहीं है, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट तो ये पीयर प्रेशर जो है उसका स्ट्रेस है। मतलब जो हम उम्र के बच्चे हैं ना, जो कंपैरिजंस जो हम करते हैं, और बच्चा खुद पेरेंटल प्रेशर में आके जो आपस में जो compete करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, कि हाँ जी अगर बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट आता है तो वो बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये जो नॉर्म्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, अगेन इसमें पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो भी पेरेंट्स ने बनाया है, हमने ही बनाए हैं, ठीक है। जो एजुकेशन रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो हमने ईदर एज ए टीचर और एज ए पेरेंट वो हमने ही अपने बच्चों में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ऑब्वियसली मतलब पीयर प्रेशर प्लस पेरेंटल प्रेशर प्लस सोसाइटल प्रेशर प्लस जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उनका अलग लेवल का स्ट्रेस है, उनको अपने बॉडी से रिलेटेड स्ट्रेस है, उनकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट करना, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो बच्चे को स्ट्रेस की ओर लेके जा सकते हैं। इस स्ट्रेस को मैम पेरेंट्स का क्या रोल है इसको कम करने का मैम? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो एज ए पेरेंट आपको जो ये नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स आपने खुद से जनरेट कर रखे हैं, उससे आपने बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है। कभी भी आपने अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एज ए होल करना है, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है एज ए पेरेंट ऑल्सो, और इवन टीचर्स ऑल्सो, टीचर्स की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए आपने अपने बच्चे को। तो सबसे पहले तो आपने ही उसका स्ट्रेस रिलीव करना है, बिकॉज पेरेंट्स जो हैं वही सबसे बड़े काउंसलर होते हैं बच्चे के। यस मैम। बच्चा जो है वो उसको काउंसिल करने के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, पेरेंट की ही ज़रूरत होती है। तो पेरेंट अगर उसको डिस्ट्रेस करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो इजीली स्ट्रेस से निकल पाएगा। तो बिसाइड्स काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी में डालिए। बच्चा जो है कम से कम दिन में 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स अगर वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो फिज़िकल एक्टिविटी से क्या होता है, कुछ हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं जो हमारा हैप्पी मूड जनरेट करते हैं, ठीक है, हमारे बच्चों में हैप्पीनेस लाते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए। दूसरा, उसको हेल्दी और बैलेंस डाइट दीजिए। जब वो अच्छे से खाना खा रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है, प्रॉपर स्लीप ले रहा है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं है। स्लीप कितनी होनी चाहिए मैम प्रॉपर? स्लीप का भी जैसे हर एज ग्रुप का अपना वो है, क्राइटेरिया है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे लेस देन 2 इयर्स जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें तो कम से कम 10 से 14 घंटे जो हैं वो कम से कम इतना उनको देना चाहिए हमें स्लीप के लिए। फिर 2 से 5 साल, फिर 5 साल से 10 साल, ऐसे करके डिवाइडेड होता है। तो 2 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी कम से कम 9 to 12 आवर्स का स्लीप होना चाहिए। फिर उसके बाद जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें भी कम से कम 8 to 10 आवर्स का स्लीप जो है वो होना चाहिए, ताकि उनका दिमाग जो है वो रिफ़्रेश हो सके। एंड इवन स्लीप से भी उनके बॉडी में, उनकी ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उनको डिस्ट्रेस करते हैं। सो द स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, नींद बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो आप अभी तक की हमने जितनी भी डिस्कशन की, तो इसमें मैं इन नटशेल आपको बताऊंगी कि अगर देखें बच्चे का स्कूल टाइम वो भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे का स्लीप टाइम वो भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे का प्ले टाइम वो भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे का फैमिली टाइम और मी टाइम वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद स्क्रीन टाइम आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का इसमें से कोई भी टाइम, स्कूल टाइम, स्टडी टाइम, प्ले टाइम
ठीक है, फैमिली टाइम, मी टाइम, ये अफेक्ट हो रहा है, ओके, ठीक है। तो आपने स्क्रीन टाइम को कम कम कर करना है, देना है। ना कि इन चीज़ों को कम करना है। ओके। तो ये स्क्रीन टाइम से बहुत ऊपर आते हैं। अच्छा मैम, अभी आप पेरेंट्स को और बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं मैम? एज ए डॉक्टर ऑल्सो और एज ए पेरेंट ऑल्सो, मैं पेरेंट्स को और बच्चों को यही एडवाइस दूंगी अगेन कि आपका जो डाइट है, आप क्या खाना खा रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, आप कैसे स्टडी कर रहे हैं, ये आपका फैमिली के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है, आप कैसे उनके साथ रह रहे हैं, ये सब जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आप प्लीज़ आप ताकि आप बिल्कुल हेल्दी रहें, तो इसीलिए आप प्लीज़ स्क्रीन को जो आपने जो एक्सपोजर दिया हुआ है, जो स्क्रीन टाइम है, आप प्लीज़ उसको मिनिमाइज़ करें ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो फ्लरिश कर पाए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हम आए, अच्छी बातें बताई। और मैं भी गुजारिश करूँगा पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं कि जो भी मैम ने बातें बताई हैं, डॉक्टर साहब ने बातें बताई हैं, उनको फॉलो करें। थैंक यू सो मच मैडम आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।